चलिए भाई, आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग चतुर्भुज से रिलेटेड सारे थ्योरी कंप्लीट किया। और आज की क्लास में, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल से संबंधित जितने भी सवाल एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं, चाहे एसएससी का सवाल हो, रेलवे का सवाल हो या किसी भी लेवल का सवाल हो, सारे सवाल का डिस्कशन करेंगे। और साथ में जरूरत पड़ेगी तो सवाल के साथ साथ हम लोग थ्योरी भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्लास में काफी मजा आने वाला है, एंजॉय करिए। पेन और पेपर जरूर लेकर बैठिए, क्योंकि बिना हथियार के लड़ाई लड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो पेन पेपर साथ में रखिए और आइए शुरुआत करते हैं बाबू आज की क्लास को। ठीक है, पहली क्लास और पहली सवाल आपके सामने हाजिर है। आप हमला करिए और आंसर बताइए कि एक वर्ग जिसका परिमाप उस आयत के परिमाप के बराबर है, जिसकी लंबाई 35 और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, मीटर है, तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा, आपको ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा सवाल को। कहा गया है कि एक वर्ग है और एक आयत है, दोनों का परिमाप बराबर है, ऐसा सवाल में बोली गई है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई आयत का 35 है और चौड़ाई 15 है, तो 35 और 15 50 हो जाएगा, है ना। 35 और प्लस 15 50 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एक वर्ग का परिमाप और एक आयत का परिमाप दोनों आपस में बराबर है। जैसे ही बराबर करेंगे तो ये 2 से ही 2 कट गया तो 2, और 2 से ही 50 कटा तो 25, यानी वर्ग के एक भुजा की लंबाई कितना मीटर आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा, जो कि सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान सी सवाल थी, फार्मूला केवल आपको पता रहेगा तो आप आसान से सवाल को बना सकते हैं कि एक वर्ग का परिमाप और एक आयत का परिमाप आपस में बराबर है। आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया था, वर्ग के परिमाप हमने 4a लेकर चला, दोनों बराबर किया तो हमारे पास a का मान आ गई है। आइए भाई नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि किसी आयत का परिमाप 50 इकाई है और इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है, तो इसकी छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें कितना इकाई होगा। ध्यान से समझिएगा, एक आयत का 2 बात दिया हुआ है, एक आयत का परिमाप दिया है और एक आयत का एरिया दिया है। 2 बात दिया है तो वहां से हम लोग लंबाई और चौड़ाई को जस्टिफाई कर लेंगे। एक आयत का परिमाप 50 यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 50 है, तो हम कह सकते हैं काटने के बाद लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा 25, और ये कहलाएगा इक्वेशन 1। फिर कहता है कि उसका क्षेत्रफल जो है वो 150 है। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 150। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों को देख करके आपके दिल में गंदा गंदा ख्याल आना चाहिए कि ऐसे 2 संख्या को सोचिए, ऐसे 2 नंबर को डिसाइड करिए कि जिसको खड़े खड़े जोड़ेंगे तो 25 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसको आप 15 रख लो और इसको 10 रख लो। 15 इंटू 10 तो 150 और 15 प्लस 10 करेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी एक भुजा की लंबाई 15 इकाई और एक भुजा की लंबाई 10 इकाई। लेकिन सवाल में कही गई है कि छोटी भुजा कितना होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 इकाई के बराबर हो जाएगा। देखो यहां पर हमने l प्लस बी निकाला और l इंटू बी निकाला, और फिर यदि हमें अलजेब्रा का कंसेप्ट यूज करते तो वहां से हम लोग लंबाई और चौड़ाई इजिली डिसाइड कर पाते। लेकिन आप जनरली अंडर 10th में तो है नहीं, अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्लीट डिटेल बनाने के बाद में आंसर निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। आप डिसाइड करिए इन दोनों को देख करके कि लंबाई कितना सोचा जा सकता है और चौड़ाई कितना सोचा जा सकता है। तो हमने 15 और 10 सोचा, 10 हमारा छोटी इकाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बात। ठीक है, किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए कोई दिक्कत रहे ना तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर में जितनी हमने आपको थ्योरी करा दिया ना, उससे बाहर तो सवाल नहीं आने वाली, उसी के अंदर में ही सवाल रहेगी। एक आध को सवाल वैसा मिल भी गई कि जो थ्योरी कराए है उससे बाहर का है, तो हम पहले थ्योरी करा देंगे, उसके बाद सवाल पर हम लोग हमला कर रहे होंगे। ठीक है, तो देख लेंगे जैसा सवाल हमारे सामने आते हैं उसी के अनुसार। सवाल देखिए, कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया निकालना है, जिसके परिमाप 48 है और चौड़ाई 10 है। बाबू एक आयत का परिमाप 48 है और चौड़ाई 10 है, तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गई परिमाप। लेकिन परिमाप बराबर 48 दिया है,
अब 2 से इसको काटते हैं तो आ जाएगी 24, यानी L प्लस 10 बराबर 24। तो L का मान कितना हो जाएगा? L हो जाएगा 14, 10 घट के। लंबाई 14 आ गया तो कहता है एरिया कितना होगा? तो लंबाई गुने चौड़ाई, और चौड़ाई हमारा ऑलरेडी 10 पता है, तो 14 दहा 140 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाबू देखो परिमाप दिया था, परिमाप दिया था तो हमने परिमाप का फार्मूला जैसे लगाया ना, तो हमारे पास लंबाई ऑटोमेटिक आ गई, और लंबाई आ गई, चौड़ाई ऑलरेडी पता है, तो एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत है, रेक्टेंगल है। सवाल नंबर नेक्स्ट बाबू, हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके सामने सवाल निकाले, बकवास करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अल्टीमेटली कंटेंट पर ध्यान देनी है, बकैती पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। कहता है कि एक वर्ग का परिधि 64 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिएगा, एक वर्ग का जो परिधि होता है वो वर्ग के परिमाप होता है, तो परिमाप 64 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब सोचो, वर्ग का परिमाप 4a, लेकिन दिया है 64, 4 से कटेगा तो a का मान 16 आ जाएगा। यदि एरिया निकालना है तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, तो 16 का स्क्वायर 256। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आसान सी सवाल थी। देखो हम आपको एक बात समझाते हैं, यदि आपको वीडियो आसान लग रही है ना, तो उसका सिंपल एक ही मतलब है कि आपने थ्योरी वाला क्लास को अच्छे ढंग से देख लिया है ना। थ्योरी वाला क्लास को यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं और उसके बाद सवाल पे हमला करते हैं, तो सवाल चुटकियों में हल करते चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेवल बढ़ेगी धीरे धीरे तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा परेशानी आपको करे। कहता है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा के % वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल 69% का वृद्धि हो जाता है, तो उसका के का मान कितना होगा? ध्यान से समझिएगा, एक वर्ग की कुछ % भुजा वृद्धि कर दिया, जो कि के % वृद्धि किया है, के % भुजा बढ़ाने से एरिया 69% बढ़ गया, तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ग का ओरिजिनल एरिया यदि 100 रहेगा तो बाद में एरिया 69% बढ़ गया। 69% बढ़ने का सिंपल मतलब है कि एरिया 169 हो जाएगा। यानी पहले वाला एरिया और नया वाला एरिया का रेशियो लिखेंगे तो आप कहेंगे 100:169, लेकिन हमें एरिया का रेशियो 100:169 है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि एरिया के रेशियो के वर्गमूल करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, तो भुजा का रेशियो आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा और इसका वर्गमूल 13 हो जाएगा। इसका मतलब ओरिजिनल भुजा यदि 10 है तो नया भुजा 13 हो गया। पहले भुजा कितना था? 10 ओरिजिनल, बाद में 13 हुआ, तो कितना यूनिट भुजा बढ़ गया? तो आप कहेंगे कि 3 यूनिट भुजा बढ़ गया। लेकिन भुजा यूनिट में 3 बढ़ा तो परसेंट में कितना बढ़ा? तो लिखेंगे 3 का वृद्धि 10 पे, तो परसेंट में कितना? 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर कितना %? 30%। यानी जो भुजा में वृद्धि हुई है, भुजा में जो इंक्रीजमेंट हुई है वो 30% हुई है, तो के का मान 30 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? ए हो जाएगा। यानी हम एक लाइन में समझाएं, अभी जो आप सवाल बनाए वो सवाल मेंसुरेशन से कम परसेंटेज से ज्यादा है। मेंसुरेशन का सिर्फ इतना ही काम था कि एरिया के रेशियो का वर्गमूल करते हैं तब भुजा का रेशियो आता है, और भुजा के रेशियो के स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तब एरिया का रेशियो आता है। तो एरिया का रेशियो मालूम था, वर्गमूल कर दिए तो भुजा बन गया। भुजा में इंक्रीजमेंट देख लिए तो 3 यूनिट का इंक्रीजमेंट हो रही है भाई, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। कहता है कि एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण दूसरे विकर्ण के 70% है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा बड़े विकर्ण के वर्ग के लंबाई का अनुपात क्या होगा? अब ध्यान से समझिए, समचतुर्भुज है, इसका मतलब भुजाएं तो आपस में बराबर होगी। इसमें 2 विकर्ण हो जाएंगे भाई, ये और ये। सवाल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 70% है, तो कह सकते हैं कि एक विकर्ण यदि पूरा 100 रहेगा, एक विकर्ण पूरा 100 रहेगा, तो दूसरा विकर्ण उसका 70% यानी 70 हो जाएगा, तो ये भी 35 हो जाएगा और ये भी 35 हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 70%, यानी यदि मैं दूसरा विकर्ण को 100 बोलूं तो एक विकर्ण हमारा 70 होगा। 70%, 100 का 70% 70 होता है। तो हमने 35 और 35 में डिवाइड किया, 50 और 50 में डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण
एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। यानी यहां यदि पॉइंट P कह दूं तो ये जो P है ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है दोनों डायगोनल को, AC को भी और BD को भी। तो हमने 35-35 और 50-50 में कन्वर्ट कर दिया। अब सवाल है कि कहता है कि समचतुर्भुज के एरिया और विकर्ण के स्क्वायर, नहीं, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा बड़े विकर्ण के वर्ग की लंबाई क्या होगा। तो समचतुर्भुज का एरिया, भैया एरिया जो होता है वो हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। समचतुर्भुज का याद करो, समचतुर्भुज का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो D1 50 हो गई और D2 70 हो गई, ठीक है। फिर कहता है कि उसके बड़ा विकर्ण का वर्ग, तो बड़ा विकर्ण हमारा 100 है, 100 का वर्ग करेंगे तो 100 और गुने 100, यही तो बात हुई। अभी दोनों के बीच के रेशियो पूछ रहा है भाई, तो काटते हैं हम लोग, देखते हैं काट करके क्या बनती है। 50 से ही कटेगा, 50 दूना 100, 2 से तो 35, 7 पंचे 35 और 20 पंचे 100, यानी आंसर हो जाएगा 7:20 दूना 40। 7:40 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसी को बना लो, सही सही काटे है ना। 50 दूना 100, ठीक है, और 2 से काटेंगे तो 2 से तो ये कट गया तो 35, 7 पंचे 35, 20 पंचे 100, 20 दूना 40, ठीक है, 7:40 हो जाएगा। बाकी एक बार आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा अच्छे ढंग से करके, क्योंकि हम लोग वीडियो में हैं तो बहुत ज्यादा पकड़ाती नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे जब सामने रहते हैं तो पकड़ा जाता है। फिर से देख लेगा, एक विकर्ण पर 100 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2, और ये बड़े विकर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 100, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल पे आइए, क्या कहता है जरा सा गौर करिए बाबू। सवाल नंबर 7 कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण 25 और 20 है। तो समचतुर्भुज का एरिया, भाई रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 आपका 20 है और D2 आपका 25 है भैया, 2 से काटेंगे तो 10, 25 दहा 250, ऑप्शन नंबर कौन, सी हो जाएगा। अभी वाला सवाल का ही रिपीट कर दिया कि दो विकर्ण की लंबाई दिया और कहता है कि समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा। समचतुर्भुज का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। साथ में बोलना, जितने बोलोगे उतने ज्यादा समझोगे, और जितना समझोगे उतने ज्यादा आप डेवलप होगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बोलने का प्रयास करना। देखिए अल्टीमेटली कहा जाता है कि बाबू एग्जाम में आपको बैठनी है और आप ही को एग्जाम के पेपर को सोल्व करना है। तो जब सोल्व आप ही को करनी है, एग्जाम आप ही को बैठनी है, तो क्यों ना हम प्रैक्टिस करें अच्छे ढंग से पेन और पेपर चला करके। केवल वीडियो को देखने से कुछ भी होने वाली नहीं है ना। आप इतने मूवी देख लिए, बहुत सारे अनलिमिटेड मूवी आपने जीवन काल में देखी होगी। उस मूवी को यदि मैं कहूं कि पेन और पेपर लो और उसको उतारो, तो आप उतार नहीं पाओगे। लेकिन पूरी स्टोरी बोलने के लिए कहेंगे तो आप बता देंगे कि पूरी स्टोरी में दिलवाले में ये था, जवान में ये था, आप बता दीजिएगा। लेकिन मैं यदि पेन और पेपर दे दूं लिखो, तो आप लिख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मूवी में जब बैठे थे उस समय पेन और पेपर आपके हाथ में नहीं था और आपने स्टोरी को लिखा नहीं, इसलिए आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे पेपर पे, क्योंकि आप केवल वीडियो देखने पर फोकस करते हैं, देख करके लिखने पर फोकस नहीं करते। तो आप कोशिश करिए, देखिए भी और साथ में देखकर लिखने पर भी फोकस करिए, क्योंकि अल्टीमेटली पेन और पेपर पे परफॉर्म करनी है, ठीक है बाबू। केवल मौखिक किसी को बतानी नहीं है, आपको इंटरव्यू नहीं देनी है, एग्जाम पास करनी है, ठीक है। तो पेन और पेपर ले करके बैठिएगा। आइए सवाल नंबर 8 देखिए क्या कहता है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा अगर विकर्ण 12 और 14 है। तो दोनों के गुना करके आधा कर दो, हाफ इंटू 12 इंटू 14, भैया 2 छक्के 12, 14 छक्के 84, ऑप्शन नंबर बी। इस पर टाइम ज्यादा नहीं देंगे, ये बढ़िया सवाल है, देखो ध्यान से। कहता है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है ना। समानांतर चतुर्भुज बाबू इस रूप में रहेगा। अरे कौन सा इतना मोटा का है, हो गया। समानांतर चतुर्भुज नाम दे देते हैं ABC और D, ठीक है भाई, ABCD, जिसमें AB 7 है, AB 7 है, BC 9 है, BC 9 है और AC 8 है, AC 8। तो कहता है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा। ये वाला मान लो बाबू D2 है, ठीक है, डायगोनल 2। ध्यान से समझिएगा, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AB की लंबाई 7 है, तो DC की लंबाई भी 7 होगा, और BC की लंबाई 9 है तो AD का भी लंबाई 9 होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाएं समानांतर होती है और बराबर होती है।
तो हमने लंबाई को 7 और 7 कहा और इधर हमने 9 और 9 कहा। एक के विकर्ण की लंबाई दे रखी बाबू 8, कहता है दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या होगा। अब समझिएगा, विकर्ण और साइड समानांतर चतुर्भुज में रिलेशन एगो बड़ा जबरदस्त होता है, याद करिए। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद कर लो, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोसाइन नियम से हम लोग प्रूफ करते हैं, लेकिन अभी हम प्रूफ नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट देखने का प्रयास करिए। इसको याद कर लेनी, ठीक है मेरे भाई। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो d1 हमारे पास 8 है, तो 8 के स्क्वायर कितना 64। d2 मालूम नहीं है मेरे दोस्त, बराबर 2 इंटू एल स्क्वायर। लंबाई 7 है तो 7 के स्क्वायर 49 और चौड़ाई 9 है तो 9 के स्क्वायर 81। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगी कितना, ये दोनों के जोड़ने पर 81 और 9 90, 90 और 40 130, 130 दूना 260। तो यहां से d2 स्क्वायर का मान ये 64 जाके घट जाएगा, तो हम कह सकते हैं d2 स्क्वायर का जो मान आएगा 196 आएगा। तो d2 का मान कितना हो जाएगा 14, यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, ए बाबू। बोल लीजिए एक बार मेरे साथ कि कभी भी समानांतर चतुर्भुज में भुजा का और विकर्ण का रिलेशन दर्शाना हो तो वो हमेशा होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। 10 नंबर कहता है कि एक चतुर्भुज के 4 क्रमागत कोण की माप इतना 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 है, तो चतुर्भुज इसमें से कौन है। भाई साहब भुजा के देख के मेरे दिल में कुछ कुछ ख्याल आ रहा है। 11 दूना 22 और 22 और 7 29, 29 और 7 36, तो 36 यूनिट का मान, चारों भुजाओं का योग होता है 360, चारों कोणों का योग, भुजा नहीं चारों कोण। हमने चारों कोण को जोड़ा था, आ गया यूनिट में 36, अनुपातिक मान में 36, लेकिन रियल में जो भुजा का कोण का जो योग होता है वो 360 होता है। तो 36 बराबर 360 होगी, तो 1 बराबर कितना होगा 10। 1 बराबर 10, तो 10 सते 70, 11 दहा 110, 10 सते 70 और 11 दहा 110, यानी 2 कोण बराबर है और ये 2 कोण बराबर है, लेकिन भुजा बराबर है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि देखो ट्रापेजियम तो नहीं होगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर नहीं होते हैं। अच्छा, ये समानांतर चतुर्भुज आप कह सकते हैं आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल नहीं होगा क्योंकि रेक्टेंगल का प्रत्येक 90 डिग्री होता है। स्क्वायर भी नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो अल्टीमेटली बचा कौन, समानांतर चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर कौन, सी। क्लियर है। यदि समानांतर चतुर्भुज के जगह पे यदि सम चतुर्भुज भी ऑप्शन में रहता तो हम लोग सम चतुर्भुज में मार करके निकल सकते थे, लेकिन एक जगह जिक्र होना चाहिए था कि इनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है। भाई समानांतर चतुर्भुज के भी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और सम चतुर्भुज का भी आमने सामने का कोण बराबर होता है, लेकिन सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं भी बराबर होती है, इसलिए भुजा का वहां पर जिक्र नहीं था, और हालांकि ऑप्शन में भी सम चतुर्भुज नहीं था। आ जाओ नेक्स्ट। कहता है कि एक वर्ग की लंबाई वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 है, तो इसके भुजा की लंबाई कितना होगा। वर्ग के विकर्ण होता है √2 इंटू ए, लेकिन दिया है 10, तो 10 को हम लिख देंगे 5 गुने 2। भैया 5 गुने 2 किए तो इससे ही काटेंगे तो √2 आ जाएगा। 5√2 ऑप्शन नंबर बी, इस पे ज्यादा समय नहीं लगाना है। ठीक है, और नेक्स्ट कहता है कि एक 4 मीटर लंबा हाथी 16 और 30 मीटर आकार के एक आयताकार पिंजरा के एक कोना में बंधा हुआ है। हाथी विकर्णतः सम्मुख के कोण की ओर जाना आरंभ करता है, तो उस कोने में पहुंचने में 15 सेकंड लगाते हैं। तो हाथी की गति ज्ञात करना है, कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा कि एक आयताकार पिंजरा बना हुआ है, इस प्रकार का पिंजरा बना हुआ होगा भाई हाथी के लिए। आयताकार पिंजरा है जिसकी लंबाई दे रखी मेरे दोस्त 16 और 30, यानी ये वाला 30 हो जाएगा और ये वाला 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। अब कहता है कि ये विकर्णतः चलता है भाई, कि इससे चलेगा, ऐसे यहां से यहां आ जाएगा। अब एक बात सोचो, कोई हाथी यहां से चले और यहां आ जाए, मतलब इतना दूरी कवर किया, तो पहले निकाल दो कि विकर्ण की लंबाई कितना। अच्छे से समझना, बहुत खतरनाक सवाल है। विकर्ण होता है √L² प्लस B², यानी 30 का स्क्वायर प्लस
16 का स्क्वायर, 30 के स्क्वायर 900, 16 का स्क्वायर 256, जोड़ेंगे तो 1156, और 1156 का वर्गमूल करिएगा तो आ जाएगा 34। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि 34 मीटर जो है यह विकर्ण की लंबाई है। ध्यान से सुनना। और इसी विकर्ण को कवर करने में हाथी कितना सेकंड लिया है? 15 सेकंड लिया है। लेकिन एक बात समझो, पिंजड़ा के अंदर में हाथी बंधा है और हाथी का खुद का लंबाई 4 मीटर है, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई, इस बात को समझना गहराई से, कि जो पिंजड़ा की लंबाई 4 मीटर है, 4 मीटर, तो हाथी को यहां बांधिएगा तो 4 मीटर तो हाथी खड़ा ही रहेगा ना, 4 मीटर हाथी भी खड़ा रहेगा। इसके बाद चलना हाथी प्रारंभ करेगा तो पूरा लंबाई 34 था, 4 खड़ा था, तो हाथी चला है कितना मीटर? 30 मीटर। याद करो, याद करो, सोचो, दिमाग लगाओ कि 34 मीटर हमारा विकर्ण है, लेकिन 4 मीटर तो खुद वो हाथी है। तो 4 मीटर हाथी है तो हाथी तो खुद से खड़ा है ना पिंजरा के अंदर, तो यहां खड़ा रहेगा तो हाथी तो यहां तक खड़ा ही रहेगा 4 मीटर तक। तो चलेगा कितना मीटर? 30 मीटर। तो 30 मीटर ही चल पाएगा। तो 30 मीटर हम कहते हैं कि चल पाएगा ये 30 मीटर। तो चाल कितना होगा? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी 30 और समय 15 सेकेंड। तो यहां से काटेंगे तो 15 दूना 30, यानी हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन? ए हो जाएगा। 34/15 तो नहीं मत कर देना, गड़बड़ा जाएगा। 34/15 कब होता? जब एक कॉर्नर से चलकर दूसरा कॉर्नर पे जाता, लेकिन हाथी की लंबाई का जिक्र नहीं करता तब। लेकिन हाथी की लंबाई का जिक्र कर दिया तो आप चलिएगा मात्र कै मीटर? आप नहीं, हाथी। हाथी चलेगा मात्र कै मीटर? 30 मीटर। 4 मीटर वो नहीं चलेगा, क्योंकि 4 मीटर तो कर लंबाई है भाई। हैं, ठीक है, आ जाओ। कहता है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल DC है। समलंब है, ट्रेपेजियम है, इस प्रकार से बनेगा। AB और DC पैरेलल है, AB और DC दोनों पैरेलल है, ठीक है भाई। जिसमें विकर्ण P पर मिलते हैं, एक दूसरे को P बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है, विकर्ण P बिंदु पर मिलते हैं। आगे कहता है AP का मान 3x-1 है, 3x-1, ठीक है। आगे है PC 5x-3, 5x-3। DP कितना है भाई? PD है आपका 6x-5, 6x-5। और BP कितना दिया होगा? BP हमारे पास दिया होगा जरूर। BP है आपका 2x+1, 2x+1। तो कहता है x का मान क्या होगा, यही पूछ रहा होगा। DB का मान पूछा है, D और B, DB यानी पूरा लंबाई पूछा है। देखो x निकल गया, आराम से आ जाएगा। इस बात को समझनी चाहिए आपको, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रापेजियम है। तो समलंब चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समान अनुपात में बांटता है। समान अनुपात में बांटने का मतलब हो गया कि AP बटा PC बराबर होगा BP बटा PD, ये दोनों बराबर हो। अब यहां से AP का मान रख दो 3x-1 और PC का मान 5x-3, और ये हो जाएगा 2x+1 और PD हो जाएगा 6x-5। भाई यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस चलेगी कुछ देर तक, और उसके बाद x का एक सर्टेन मान आ जाएगा। x का मान यहां रखिएगा तो ये वाला लंबाई आ जाएगा, और x का मान यहां रखिएगा तो ये वाला लंबाई आ जाएगा। दोनों जोड़ दीजिएगा तो पूरा विकर्ण की लंबाई आ जाएगा। यही आपका सवाल है, लेकिन ड्यूटी आपका है। सवाल यही है, ड्यूटी आपका है तो बनाना तो पड़ेगा, भाग नहीं सकते हैं। भाग के कहां जाएगा रे बाबू, नौकरी तो कोई हाल में लेनी है, का समझा? तो छोड़ के तो जा नहीं सकते, तो अल्टीमेटली बनाना होगा। हैं, बड़ी आलसपन दिखाता है, आलस दिखा के क्या करेगा? हैं, शादी होगा उस समय तू आलस दिखाएगा कि नहीं आज हम नहीं सूतेंगे, आज हम चले हम कहीं और? हैं, नहीं, उस समय तो एकदम एक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि काम है आगे। तो उसी तरीके से इसमें भी आगे काम है, नौकरी लेना है, एक्टिव रहो, का समझा? इधर आओ, सवाल नंबर देखो बाबू 14। कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में DC और AB पैरेलल है, ट्रेपेजियम ही है।
डीसी और ए बी पैरेलल है, ये डीसी ले लो और ये ए बी ले लो, नो प्रॉब्लम। ए बी पैरेलल है जिसमें ए बी 12 है, ए बी पूरा 12 है और डीसी 7.2 है, 7.2 है। आगे कहता है कि इसके विकर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई क्या होगा। विकर्ण के मध्य बिंदु को, यह विकर्ण हो गई और इसका मिड पॉइंट देखो, डी और बी का मिड पॉइंट मान लो कि एक्स है और इसका मिड पॉइंट मान लो कि वाई है। भैया मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई कितना होगा, इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं कोची एम। एक बार फिर से सुन लो, बहुत खतरनाक कंसेप्ट है ज्योमेट्री की है। कहता है कि डीसी और बी ए बी और डीसी दो पैरेलल लाइन है समलंब चतुर्भुज के, जिसके विकर्ण दो गो हो जाएगा डीबी और एसी, और उन दोनों विकर्ण के मिड पॉइंट, विकर्ण के मिड पॉइंट, तो इस विकर्ण का मिड पॉइंट ले लिए वाई और इस विकर्ण का मिड पॉइंट ले लिए एक्स। कहता है कि मिड पॉइंट के बीच के दूरी क्या होगा, ये वाला लंबाई निकालना है। याद रखना बाबू, समलंब चतुर्भुज में विकर्ण के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, यानी जो एक्स वाई का लंबाई होगा वो होगा दोनों के अंतर के आधा, यानी डीसी प्लस ए बी, सॉरी डीसी माइनस, अरे भैया डीसी माइनस ए बी का हाफ। हालांकि ए बी बड़ा है तो हम लोग इसको इधर रख देंगे, हैं, एक मिनट, और इसको इधर रख दो, बड़का वाला में से छोटका वाला घटाएगा ना। एक लाइन में हम आपको बताते हैं, यदि असमानांतर भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई पूछता तो दोनों के जोड़ के आधा, लेकिन विकर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई पूछा तो दोनों के घटा के आधा, तो 12 में से 7 जाएगा तो 4 और 0.2 चल जाएगा तो 3.2, 3.8 और बाई 2 करेंगे तो 1.9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लो कौन हो जाएगा। नहीं आया तो कोई ना कोई तो होगा ही होगा। 7 5 12, घटाने में गलती हो गया है, रुक जाओ। कितना आ रहा है घटाने के बाद, 12 में से 7 जाएगा तो 5, यानी 4.8 आएगा घटाने पे। 4.8 बाई 2 करिएगा तो 2.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, सी बाबू। याद रख लो समलंब चतुर्भुज के दो कंसेप्ट। यदि एक समलंब चतुर्भुज दिया हो तो असमानांतर भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने, असमानांतर का ये मिड पॉइंट हुआ, ये मिड पॉइंट है, ये दोनों को मिलाइएगा तो दोनों के जोड़ के आधा हो जाएगा। लेकिन विकर्ण के मिड पॉइंट को मिलाइएगा, विकर्ण के मिड पॉइंट को मिलाइएगा तो दोनों के घटा के आधा हो जाएगा। घटाए तो आ गया 4.8 और आधा कर दिए तो 2.4। क्लियर है कंसेप्ट। समलंब चतुर्भुज का बहुत ज्योमेट्री का खतरनाक कंसेप्ट है बाबू, ठीक है। तो 14 सवाल हमने आज के सेशन में कंप्लीट किया और अगले सेशन में हम लोग बाकी पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे ताकि कंप्लीट हो जाए, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। एक क्लास और हमारे ख्याल से चतुर्भुज का चलेगा, क्योंकि लगभग हमारे पास 30 या 32 सवाल है, जिसमें हमने आधा कंप्लीट कर दिया, आधे बचा हुआ है। तो अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट रगड़ देंगे और फिर से 3D मेंसुरेशन में जब एंट्री लेंगे तो वहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मिला करके पढ़ेंगे। कोन, सिलेंडर, गोला, पिरामिड, प्रिज्म, अनंत टॉपिक है, मजा आता है 3D पढ़ने में, ठीक है। आयतन, ओकरा में पानी भरो, आटा गूंथो, है बहुत सारा चीज होती है। तो बाकी चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे के लिए कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए। धन्यवाद, थैंक यू।